बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आप तमाम स्टूडेंट को मैं खुशामदीद कहता हूँ। फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 2 और आज चैप्टर नंबर 2 के लेक्चर नंबर 7 के अंदर जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो है लिक्विड स्टेट ऑफ मैटर। तो इससे पहले जो 6 लेक्चर्स थे, लेक्चर 1 से लेकर लेक्चर नंबर 6 तक, उसके अंदर हमने गैसियस स्टेट ऑफ मैटर को ब्रीफली डिस्कस किया और जो आपकी किताब है उसके अंदर गैसियस स्टेट ऑफ मैटर का ब्रीफ डिस्कशन था, मैथमेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी, डेरिवेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी और न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी। जो लिक्विड स्टेट ऑफ मैटर है इसके अंदर आपने असल में लिक्विड की कुछ खास प्रॉपर्टीज को स्टडी करना है और जो फोकस करना है वो डेफिनेशन पे फोकस करना है, उन फैक्टर्स पे फोकस करना है जो कि उन प्रॉपर्टीज के अंदर वेरिएशन को लेके आती है। यूनिट्स को आप बहुत फोकस कीजिएगा और आज के लेक्चर को सबसे अहम मौजू है वो रीजनिंग है जी, कि जो प्रॉपर्टीज हैं उसके अंदर वेरिएशन किस तरह से हो रही हैं और जो एवरीडे एप्लीकेशंस हैं जी, जो एवरीडे फिनोमिना है, तो उसके पीछे कौन कौन सी वजूहात हैं। मेन जो आज का लेक्चर है उसके अंदर बेशुमार रीजंस आएंगे, उन रीजन को फोकस कीजिएगा और इम्तिहान में भी इस टॉपिक से ज़्यादातर रीजंस आते हैं जी। तो आज का जो लेक्चर है उसका मौजू है लिक्विड स्टेट ऑफ मैटर। तो इस लेक्चर को हम स्टार्ट करेंगे और जो लिक्विड की खास प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे उसके अंदर विस्कोसिटी, सरफेस टेंशन, कैपिलरी एक्शन, वेपर प्रेशर और बॉइलिंग पॉइंट शामिल है। आइए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। अब हम जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड को डिस्कस करेंगे और जनरल प्रॉपर्टीज का मतलब यह है जी कि ये वो प्रॉपर्टीज पढ़ने जा रहे हैं जो कि गैसेस की भी होती हैं और जो कि सॉलिड की भी होती हैं, यानी तीनों स्टेट ऑफ मैटर ये प्रॉपर्टीज रखते हैं। लेकिन इस बात का ख्याल रहे जी कि इस प्रॉपर्टी की जो वैल्यू है उसमें फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि ये जो प्रॉपर्टीज है इनकी वैल्यू का बराह रास्त ताल्लुक इंटर मॉलिक्यूलर डिस्टेंस और इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से होता है। और जो तीनों स्टेट ऑफ मैटर है यानी गैसेस, लिक्विड और सॉलिड, उनकी जो मॉलिक्यूलर अरेंजमेंट है या उनकी जो पार्टिकल्स की अरेंजमेंट है वो बिल्कुल मुख्तलिफ है जी। और इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस भी मुख्तलिफ है और यही वो वजह है जी कि ये तीन मुख्तलिफ स्टेट है जी। तो ये जो पहली प्रॉपर्टी है इसको डिफ्यूजिबिलिटी कहते हैं और डिफ्यूजन का मतलब या डिफ्यूजिबिलिटी का मतलब स्प्रेडिंग होता है। तो इसके बारे में पढ़ते हैं जी। तो यहाँ लिखा है जी कि गैसेस की तरह लिक्विड भी डिफ्यूज करते हैं जी, लेकिन गैस की डिफ्यूजन और लिक्विड के डिफ्यूजन में फर्क है। गैस की डिफ्यूजन हमने ये पढ़ी थी जी कि एक कंटेनर के अंदर अगर गैस मौजूद है और उस कंटेनर का आप कवर हटा दें या उस कवर के अंदर आप बारीक सा सुराख कर दें तो गैस उस कंटेनर को छोड़ देगी और वो एनवायरनमेंट के अंदर स्प्रेड हो जाएगी। लेकिन लिक्विड ऐसा नहीं करता कि एक ग्लास के अंदर लिक्विड है, आपने उसका कवर हटा दिया तो लिक्विड एनवायरनमेंट के अंदर स्प्रेड होगा, तो ये तो पॉसिबिलिटी नहीं है। लेकिन हाँ, एक लिक्विड दूसरे लिक्विड के अंदर स्प्रेड हो सकता है और यही बात यहाँ पे लिखी हुई है जी कि वन लिक्विड में डिफ्यूज इनटू अनदर। यानी आपने ग्लास लिया और उस ग्लास के अंदर पानी लिया, उस पानी के अंदर आपने 2 ड्रॉप्स इंक के डाले, तो अगर आप 2 ड्रॉप उसके इंक के डालेंगे और आप थोड़ी देर इंतजार करें तो वो आपको ब्लू कलर के जो ड्रॉप्स हैं वो उस वाटर के अंदर फैलते हुए नजर आएंगे, स्प्रेड होते हुए नजर आएंगे। और अगर आप इस सोल्यूशन को स्टिर कर दें तो पूरे के पूरा सोल्यूशन कैसा हो जाएगा, लाइट ब्लू कलर का हो जाएगा। तो ये बात क्या है, इसका मतलब क्या है जी कि जो लिक्विड है, इंक भी लिक्विड है और वाटर भी लिक्विड है, तो यानी इंक वाटर के अंदर स्प्रेड हो सकती है, वाटर के अंदर फैल सकती है, लेकिन जो डिफ्यूजन होगी लिक्विड के अंदर वो गैसेस के मुकाबले में बहुत स्लो होगी। और उसकी वजह क्या है जी कि अगर आप गैसेस की बात करें तो गैस के अंदर तो मॉलिक्यूल्स फ्री हैं और इनके दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत कम है। लेकिन अगर आप लिक्विड्स की बात करें तो लिक्विड के अंदर मॉलिक्यूल्स जो मौजूद हैं वो क्लोज मौजूद हैं और उनके दरमियान फासला कम है, जिसकी वजह से उनके दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा है और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के ज़्यादा होने की वजह से इनका जो रेट ऑफ डिफ्यूजन है वो स्लो है। इस बात का ख्याल है जी कि गैप मौजूद है लिक्विड के मॉलिक्यूल्स के दरमियान। यही वो वजह है जी कि दूसरे जो आपने एक्सटर्नल लिक्विड डाला है उन्होंने इन गैप्स को फिल कर लिया और इन गैप्स को फिल करने की वजह से आपने क्या देखा जी कि एक लिक्विड दूसरे लिक्विड के अंदर डिफ्यूज हो गया। लेकिन जो डिफ्यूजन है उसका जो रेट है वो स्लो है,
क्यों? क्योंकि मॉलिक्यूल के दरमियान फासला कम है और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है और मॉलिक्यूल्स फ्री नहीं है, इसलिए गैसेस की तरह तो डिफ्यूज नहीं हो सकते, लेकिन इसका जो डिफ्यूजन का फिनोमेना है वो थोड़ा सा मुख्तलिफ है। लेकिन एक लिक्विड दूसरे लिक्विड के अंदर डिफ्यूज हो सकता है, स्प्रेड हो सकता है, फैल सकता है। ये दूसरी प्रॉपर्टी है और दिस इज अगेन अ जनरल प्रॉपर्टी ऑफ अ लिक्विड और इसको आप कहते हैं जी कंप्रेसिबिलिटी। तो आपने गैसेस के बारे में तो वाज़े तौर पे पढ़ा था जी कि गैसेस आर हाईली कंप्रेसिबल और हाईली कंप्रेसिबल होने की वजह भी आपने पढ़ी थी जी कि गैस के मॉलिक्यूल के दरमियान जो डिस्टेंस होता है वो बहुत ज़्यादा होता है और जो फ्री स्पेस है वो भी बहुत ज़्यादा होती है। तो इसका मतलब ये है कि अगर आप एक्सटर्नल प्रेशर अप्लाई करेंगे तो मॉलिक्यूल के दरमियान डिस्टेंस कम हो जाएगा। इसका मतलब ये है जी कि वॉल्यूम रिड्यूस हो जाएगा और इसी फिनोमेना को आप कंप्रेसिबिलिटी कहते हैं। अगर आप लिक्विड की बात करें तो लिक्विड भी कंप्रेसिबल है, लेकिन गैस के मुकाबले में ये इंतहाई कम कंप्रेसिबल है। तो यही बात यहाँ पे लिखी हुई है जी कि लिक्विड आर कंप्रेसिबल टू लेस एक्सटेंट, कंप्रेसिबल तो है लेकिन बहुत कम हद तक। काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी इस बात को किस तरह से समझाती है जी कि गैस के मॉलिक्यूल इंतहाई करीब करीब है और करीब करीब होने के साथ साथ इनको इनको फ्री मूवमेंट की इजाजत नहीं है। जिस तरह गैस के मॉलिक्यूल्स के बारे में आपने पढ़ा था जी कि गैस के मॉलिक्यूल रैंडम डायरेक्शन के अंदर मूव करते हैं और आपने ये पढ़ा था जी कि गैस के मॉलिक्यूल्स लीनियर पाथ के अंदर मूव करते हैं और वो जो डिस्टेंस कवर करते हैं उसको मीन फ्री पाथ कहते हैं। तो जो लिक्विड के मॉलिक्यूल्स हैं वो गैस के मॉलिक्यूल्स की तरीके से मूव नहीं कर सकते। वो क्या कर सकते हैं? अपनी जगह पे रहकर रोल कर सकते हैं, अपनी जगह पे रहकर वो क्या कर सकते हैं जी? स्लाइड कर सकते हैं। तो सिर्फ उनको इतनी मॉलिक्यूलर मूवमेंट की इजाजत है जी क्योंकि उनके पास बहुत कम स्पेस है। तो इसकी वजह से क्या होता है जी कि जब आप फोर्स अप्लाई करते हैं तो मॉलिक्यूल्स रोल करते हैं और दूसरे मॉलिक्यूल्स को पुश करते हैं और बहुत कम प्रेशर अप्लाई होता है। अगर आप बहुत हाई एक्सटर्नल प्रेशर लगाएं तो गैस की मॉलिक्यूल के दरमियान जो फासला है, वो जो लिक्विड की मॉलिक्यूल के दरमियान फासला है वो रिड्यूस हो जाता है, लेकिन हाई प्रेशर लगाने पर ये जो लिक्विड के मॉलिक्यूल्स हैं वो रोल करते हैं और रोल करने के बाद जो उनके दरमियान बहुत थोड़ा सा गैप है उसको भी क्या वो भी कवर हो जाता है जी। और होता असल में ये है जी कि ये जो लिक्विड के मॉलिक्यूल्स हैं वो जो उनका जो कंप्रेसिबिलिटी है ना वो असल में ब्रेकिंग सिस्टम के अंदर अप्लाई होती है और ये जो लिक्विड की जो एक लेयर है वो दूसरी लेयर पे प्रेशर एक्सर्ट करती है। यानी जब आपने एक्सटर्नल प्रेशर अप्लाई किया तो पहली लेयर से वो प्रेशर दूसरी लेयर में ट्रांसमिट हुआ, इसी तरह वो दूसरी से तीसरी और तीसरी चौथी में होता हुआ फिर वो क्या करता है जी पिस्टन को ऊपर होने में मदद देता है। तो ये जो कंप्रेसिबिलिटी है लिक्विड की ये बहुत कम हद तक होती है और ये जो कंप्रेसिबिलिटी का जो फिनोमेना है वो ब्रेकिंग सिस्टम के अंदर अप्लाई होता है जी। जो आपकी कार है उसके अंदर जो ब्रेक ऑयल होता है वो भी लिक्विड होता है जी। तो वही फिनोमेना है जी कि जब आप प्रेशर अप्लाई करते हैं तो ये जो प्रेशर आपने अप्लाई किया ये फोर्स एक लेयर से दूसरी लेयर और दूसरी लेयर से तीसरी लेयर से होते हुए जी वो आखिर तक पहुंचती है और इस तरह से प्रेशर उस लिक्विड के अंदर से क्या हो जाता है जी ट्रांसमिट हो जाता है जी। तो ये जो फिनोमेना है इसको कंप्रेसिबिलिटी कहते हैं जी। तो लिक्विड की कंप्रेसिबिलिटी गैसेस के मुकाबले में बहुत कम है, लेकिन जो कंप्रेसिबिलिटी का फिनोमेना है वो लिक्विड ब्रेकिंग सिस्टम के अंदर इस्तेमाल होता है। अब तीसरी जनरल प्रॉपर्टी आपके सामने है लिक्विड की और ये लिखा हुआ है एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन। तो यहाँ लिखा हुआ है जी लिक्विड नॉर्मली एक्सपेंड ऑन हीटिंग। अगर आप हीट करें तो लिक्विड एक्सपेंड होते हैं। एक्सपेंड होने का मतलब ये कि इनका वॉल्यूम बढ़ जाता है। एंड कॉन्ट्रैक्ट ऑन कूलिंग, और कॉन्ट्रैक्ट होने का मतलब ये है कि मॉलिक्यूल्स मजीद करीब करीब आ जाते हैं और वॉल्यूम मजीद कम हो जाता है। तो काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी इसको इस तरह से एक्सप्लेन करती है जी कि जब आप इसको हीट करेंगे तो हीट करने से काइनेटिक एनर्जी मॉलिक्यूल्स की बढ़ जाएगी और काइनेटिक एनर्जी मॉलिक्यूल्स की बढ़ने की वजह से कोलिजन बढ़ जाएंगी और कोलिजन के बढ़ने से इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाएंगी और लिक्विड के मॉलिक्यूल्स के दरमियान फासला बढ़ जाएगा, यानी वॉल्यूम लिक्विड का इंक्रीज हो जाएगा। तो वॉल्यूम लिक्विड का इंक्रीज हो जाएगा, इसी फिनोमेना को आप एक्सपेंशन कहते हैं। और अगर इसका उल्टा काम किया जाएगा जी, यानी अगर इसको कूल किया जाएगा तो कूल करने से क्या होगा जी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेंगी और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के बढ़ने की वजह क्या है जी कि टेम्परेचर और काइनेटिक एनर्जी का डायरेक्ट रिलेशन है। जब आपने टेम्परेचर कम कर दिया तो मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी भी कम हो गई। तो मॉलिक्यूल्स की जब काइनेटिक एनर्जी कम होगी
तो कम होने के नतीजे में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेंगी और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के बढ़ने की वजह से लिक्विड के मॉलिक्यूल्स मजीद करीब करीब आ जाएंगे और लिक्विड कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा कूलिंग करने पे। तो आप ये जानते हैं जी कि लिक्विड को अगर कूल किया जाए तो वो सॉलिड के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। सॉलिड के अंदर कन्वर्ट होने का ये वाज़े मतलब है जी कि लिक्विड कॉन्ट्रैक्ट हो गया। और जब आप लिक्विड को हीट करते हैं तो हीट करने में क्या होता है, लिक्विड एक्सपेंड हो जाता है। एक्सपेंड होने का मतलब ये है जी कि वो और अगर आप उसको हीट करें उसके बॉइलिंग पॉइंट तक तो फिर वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वो गैस के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा जी। तो यही फिनोमेना है एक्सपेंशन का और कॉन्ट्रैक्शन का। तो लिक्विड सॉलिड और गैस के बीच की स्टेट है जी। तो हीट करने पे आप इसकी स्टेट को भी वेरी कर सकते हैं जी। तो लिक्विड को जब आप हीट करेंगे तो ये गैसियस स्टेट के अंदर कन्वर्ट होगा और लिक्विड को अगर आप हीट करेंगे तो फिर ये क्या हो जाएगा, इसको कूल करेंगे तो फिर ये कॉन्ट्रैक्ट होकर सॉलिड के अंदर कन्वर्ट होगा। यही फिनोमेना कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन कहलाता है। अब हम लिक्विड की स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज पढ़ने जा रहे हैं और स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज का मतलब ये है जी कि ये लिक्विड स्टेट के लिए खास है, यानी गैसेस और सॉलिड के अंदर ये प्रॉपर्टीज नहीं होंगी। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो इस ही स्टेट का खासा है, यानी लिक्विड स्टेट का खासा है। तो आइए इन प्रॉपर्टीज को देखते हैं जी। जो पहली प्रॉपर्टी आपके सामने है और यहाँ पे ये लिखा हुआ है विस्कोसिटी। तो विस्कोसिटी का मतलब क्या है जी, अब विस्कोसिटी की डेफिनेशन आपके सामने है जी और ये लिखा हुआ है जी द रेजिस्टेंस इन फ्लो ऑफ अ लिक्विड। किसी भी लिक्विड के फ्लो का मतलब बहना होता है जी। तो किसी भी लिक्विड के बहने में जो रुकावट होती है इसको विस्कोसिटी कहते हैं और उसकी वजह भी आगे लिखी हुई है, ड्यू टू इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दिस इज नोन एज विस्कोसिटी। तो आप ये जानते हैं जी कि अगर आप पानी को बहाएं यानी ग्लास को उल्टा कर दें तो पानी फौरन बह जाएगा, लेकिन अगर आप शहद की बोतल लें और उसको उल्टा करें तो शहद पानी के मुकाबले में बहुत आहिस्ता आहिस्ता गिरेगा या बहुत आहिस्ता आहिस्ता बहेगा। तो यही जो फिनोमेना है जी जो हनी के साथ है यानी शहद के साथ है कि शहद गिरने में बहने में ज्यादा टाइम ले रहा है, तो दिस इज नोन एज रेजिस्टेंस। ये इसके रेजिस्टेंस की वजह से है, जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके दरमियान रेजिस्टेंस है और रेजिस्टेंस क्या कर रही है, वो ये चाह रही है जी कि हनी के मॉलिक्यूल्स ना बहें। तो ये जो रेजिस्टिव फोर्सेज हैं जी ये असल में इस फिनोमेना को आप विस्कोसिटी कहते हैं जी। तो विस्कोसिटी है क्या, उसकी डेफिनेशन आपके सामने है जी, द रेजिस्टेंस इन फ्लो ऑफ अ लिक्विड ड्यू टू इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, दिस इज नोन एज विस्कोसिटी। विस्कोसिटी का यूनिट आपके सामने है जी, पॉइज इसका यूनिट है। ये एम के सिस्टम के अंदर जो इसका यूनिट है वो है जी न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर। तो ये विस्कोसिटी के दो यूनिट्स आपके सामने है जी, एक पॉइज यूनिट है विस्कोसिटी का और एसआई सिस्टम के अंदर ये एम के सिस्टम के अंदर जो इसका यूनिट है वो है जी न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर। तो विस्कोसिटी की डेफिनेशन और उसके यूनिट को आपने स्टडी किया। तो ये आपकी शहद की एग्जाम्पल है जी। और उर्दू के अंदर अगर आप बात करें तो विस्कोसिटी का मतलब गाढ़ापन भी होता है। तो गाढ़ापन यानी जो लिक्विड जितना ज्यादा गाढ़ा होगा वो उतना विस्कोस होगा और उतना ज्यादा टाइम उसके बहने में लगेगा। और जो लिक्विड जितना थिन होगा यानी जितना पतला होगा जी तो वो उतने जल्दी बह जाएगा और उसकी विस्कोसिटी कम होगी, वो क्या कहलाएगा, लेस विस्कोस कहलाएगा। तो जो गाढ़ा लिक्विड होता है वो मोर विस्कोस होता है, जो थिन लिक्विड होता है पतला लिक्विड होता है वो क्या होता है, वो लेस विस्कोस होता है। जिसको बहने में ज्यादा टाइम लगे वो मोर विस्कोस लिक्विड कहलाता है और जिसके बहने में कम टाइम लगे वो लेस विस्कोस लिक्विड कहलाता है। और जो विस्कोसिटी है वो सिंपल क्या है जी कि किसी भी लिक्विड के बहने में रुकावट, तो जो बहने में जो रुकावट है उस रुकावट को विस्कोसिटी कहते हैं, इंग्लिश में द रेजिस्टेंस इन फ्लो ऑफ अ लिक्विड। अब हम विस्कोसिटी की एक्सप्लेनेशन को पढ़ने जाएंगे और इस बात को स्टडी करेंगे जी कि ये रेजिस्टेंस इन फ्लो ऑफ अ लिक्विड है क्या और जो लिक्विड रेजिस्ट करता है फ्लो करने में उसकी वजूहात क्या है, उसको हम स्टडी करने जाएंगे जी। तो पहली बात तो आपके लिए ये जानना ज़रूरी है जी कि जो लिक्विड के मॉलिक्यूल्स हैं वो गैस की तरह नहीं होते, ना ही वो सॉलिड की तरह होते हैं। अगर आप गैस के मॉलिक्यूल्स की बात करें तो गैस के मॉलिक्यूल के दरमियान डिस्टेंस बहुत ज़्यादा होता है और सारे के सारे मॉलिक्यूल्स फ्री होते हैं जी
और इनके दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंतहाई कम होती है। सॉलिड के अगर एटम्स की बात करें या सॉलिड के मॉलिक्यूल्स की बात करें तो ये मॉलिक्यूल्स इंतहाई करीब करीब होते हैं और इतने करीब करीब होते हैं जी कि ये सारे एटम्स एक साथ ही माने जाते हैं। और अगर आप लिक्विड के मॉलिक्यूल्स की बात करें जी तो लिक्विड के मॉलिक्यूल्स दूर दूर होते हैं और असल में ये इन द फॉर्म ऑफ लेयर्स होते हैं। तो ये लेयर्स की फॉर्म में मौजूद होते हैं और ये लेयर्स की फॉर्म में ही क्या करते हैं जी, बहते हैं, या लेयर्स ही एक दूसरी लेयर्स को क्या करती है जी, रेजिस्ट करती है जी। तो यहाँ लिखा हुआ है जी, द इंटरनल रेजिस्टेंस इज ड्यू टू द इंटरनल फ्रिक्शन प्रेजेंट बिटवीन द टू एडजेसेंट लेयर। तो जो रेजिस्टेंस है उसकी वजह असल में इंटरनल फ्रिक्शन है बिटवीन टू लेयर्स। तो जो दो लेयर्स मौजूद है जी, या तो ये रेजिस्ट करेंगी, लिक्विड को बहने से रोकेंगी, या तो ये लिक्विड को बहने में मदद देंगी। अगर विस्कोस ड्रैग आएगा यानी पीछे वाले मॉलिक्यूल्स की तरफ से धक्का आएगा तो फिर ये लिक्विड के मॉलिक्यूल्स के क्या करवा देंगी, बहने में मदद दे देंगी। और इनके दरमियान जो फोर्स है वो क्या करेगी जी, वो ये करेगी कि इनके मॉलिक्यूल्स को रोकने की कोशिश करेगी, जिसकी वजह से जो बहने की रफ्तार है वो स्लो हो जाएगी और इसी को आप इंटरनल रेजिस्टेंस कहते हैं जी। तो ये दूसरी इंपॉर्टेंट बात क्या है जी कि जो मॉलिक्यूल्स, लिक्विड के मॉलिक्यूल्स की बात करें तो लिक्विड के मॉलिक्यूल्स के अंदर दो किस्म की फोर्सेस होती हैं। इन दो किस्म की फोर्सेस का जानना आपको जरूरी है जी। और जो इसमें एक फोर्स है उसको कोहेसिव फोर्स कहते हैं, और कोहेसिव फोर्स वो होती है जो लिक्विड के मॉलिक्यूल्स के दरमियान होती है। जो दूसरी फोर्स है उसको आप एडहेसिव फोर्स कहते हैं, और ये जो एडहेसिव फोर्स होती है ये लिक्विड के मॉलिक्यूल्स के दरमियान और वॉल ऑफ कंटेनर के दरमियान होती है। तो यही इन दोनों फोर्सेस का तस्करा इस पॉइंट में किया गया है। लिखा है जी, द मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट एट द कॉर्नर ऑफ द कंटेनर। तो वो मॉलिक्यूल्स जो कॉर्नर पे मौजूद है लिक्विड के, उनके अंदर दो किस्म की फोर्सेस हैं। एक तो उनके अंदर कोहेसिव फोर्सेस है, और जो दूसरी फोर्स है जी उनके अंदर एडहेसिव फोर्सेस है जी। वो आपस में भी मुंसलिक हैं और वो वॉल ऑफ कंटेनर के साथ भी अटैच हैं। इसका मतलब है वो मॉलिक्यूल जो कॉर्नर पर अटैच हैं उनके अंदर एडिशनल एडहेसिव फोर्स है, लेकिन वो मॉलिक्यूल जो सेंटर के अंदर मौजूद हैं उनके अंदर एडहेसिव फोर्सेस जीरो हैं। इसका मतलब ये है कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मॉलिक्यूल जो कॉर्नर में मौजूद है उनके अंदर ज्यादा है, और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वो मॉलिक्यूल जो कि सेंटर में मौजूद है उसके अंदर कम है। तो ये फिनोमेना आप देखते हैं जी कि जब आप शहद की बोतल को उल्टा करते हैं जी तो शहद आहिस्ता आहिस्ता बहता है, लेकिन कुछ देर बाद आपको ऐसा लगता है जी कि जो बीच से है जी, तो बीच से शहद पहले बहना शुरू हो गया जी। यानी सेंटर के मॉलिक्यूल जल्दी मोबाइल हो जाते हैं बनिस्बत कॉर्नर के मॉलिक्यूल्स के, और यही जो आहिस्ता आहिस्ता बह रहे हैं, एक लेयर दूसरी लेयर के ऊपर बह रही है, इसी फिनोमेना को आप क्या कहते हैं जी, विस्कोसिटी कहते हैं जी। तो जब आप लिक्विड के मॉलिक्यूल्स को फ्लो करने के लिए छोड़ते हैं, और फ्लो करने का तरीका यह है कि आपको उस बोतल को इन्वर्ट करना पड़ेगा, रिवर्ट करना पड़ेगा, या आप उसको थोड़ा सा इंक्लाइन करेंगे, थोड़ा सा टेढ़ा करना पड़ेगा। तो जब आप टेढ़ा करेंगे तो इससे होगा क्या जी, विस्कोस ड्रैग आएगा जी, क्योंकि आपके फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होंगी जी, वो कम होंगी। जो मॉलिक्यूल्स हैं वो दीवार को छोड़ना शुरू करेंगे, और जो कोहेसिव फोर्सेस हैं वो चाह रही हैं कि मॉलिक्यूल्स मोबाइल ना हो। तो इसकी वजह से एक लेयर दूसरी लेयर पे प्रेशर एक्सर्ट करेगी, फोर्स एक्सर्ट करेगी, और वो मॉलिक्यूल्स जिनकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगी वो कौन है, सेंटर के मॉलिक्यूल्स हैं। तो सेंटर की लेयर इस वजह से मोबाइल हो जाएगी। तो देखिए, कॉर्नर की लेयर ने रेजिस्ट किया क्योंकि उसके पास फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा थी, तो वो लेस मोबाइल हुई, और वो मॉलिक्यूल जो कि सेंटर पे मौजूद थे उनके दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम थी, वो मोबाइल हो गए। लेकिन जो वेलोसिटी है वो कॉर्नर के मॉलिक्यूल्स की स्लो है, और जो सेंटर के मॉलिक्यूल्स की वो हाई है। और ये जो मॉलिक्यूल्स का डिफरेंट वेलोसिटीज के साथ मूव करना है, इस ये जो फिनोमिना है असल में इसको रेजिस्टेंस कहते हैं जी, कि सारे के सारे मॉलिक्यूल एक साथ नहीं बहे, तेजी के साथ फ्लो नहीं किया, बल्कि ये फ्लो करने में रेजिस्ट कर रहे हैं।
तो ये जो फिनोमेना है इसको आप विस्कोसिटी कहते हैं जी। तो रेजिस्टेंस इन फ्लो ऑफ अ लिक्विड विस्कोसिटी कहलाता है। इसकी वजूहात आपने पढ़ ली जी। एक जो बड़ी वजह है जी वो ये है जी कि लिक्विड के मॉलिक्यूल्स लेयर्स की फॉर्म में होते हैं, तो जो भी काम होगा वो लेयर्स की फॉर्म में होगा। दूसरी वजह क्या है जी कि जो लिक्विड के मॉलिक्यूल्स हैं उनके दरमियान दो किस्म की फोर्सेज होती हैं, एक एडहेसिव फोर्सेज होती हैं और एक कोहेसिव फोर्सेज होती हैं। तो जब आप मॉलिक्यूल्स को बहने के लिए छोड़ेंगे जी तो मॉलिक्यूल्स रेजिस्ट करेंगे, पूरी कोशिश करेंगे कि वो ना बहें, लेकिन जब आप उसको रिवर्ट कर देंगे, जब आप उसको इन्वर्ट कर देंगे जी, तो फिर उन्हें बहना पड़ेगा। लेकिन जब वो बहेंगे उस वक्त भी वो रेजिस्ट करेंगे जी। वो मॉलिक्यूल्स जिनके दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होंगी, यानी जिनकी एडहेसिव फोर्सेस जीरो होंगी, वो पहले बह जाएंगे, यानी सेंटर के मॉलिक्यूल्स पहले बहना शुरू करेंगे और जो कॉर्नर के मॉलिक्यूल्स हैं वो आहिस्ता आहिस्ता से बहेंगे। और जब ये बहेंगे जी, जब ये फ्लो करेंगे तो इनकी वेलोसिटी कम होगी, जो इस बात का सबूत है जी कि देयर एग्जिस्ट अ रेजिस्टेंस इन फ्लो ऑफ अ लिक्विड, और यही रेजिस्टेंस क्या कहलाता है? विस्कोसिटी कहलाता है। अब हम उन फैक्टर्स को पढ़ने जा रहे हैं कि जिस पर विस्कोसिटी डिपेंड करती है। तो दो फैक्टर्स हैं आपकी किताब के अंदर। नंबर वन इस टेम्परेचर दी गई। देखिए टेम्परेचर से जो इसका रिलेशन है वो इनवर्स रिलेशन है, क्योंकि जब आप टेम्परेचर को देखिए, सिंपल आप ये याद रखेंगे कि विस्कोसिटी की जो असल वजह है ना वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। जितनी ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होंगी उतनी ज्यादा विस्कोसिटी होगी। अब आप टेम्परेचर की बात करें जी तो आप ये जानते हैं कि काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ये कहती है जी कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। तो जब आप टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो टेम्परेचर के बढ़ाने से काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, और काइनेटिक एनर्जी के बढ़ने से इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाएंगी, इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस बढ़ जाएगा। और अगर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होती है और इंट्रामोलिकुलर डिस्टेंस बढ़ जाता है तो विस्कोसिटी क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी, यानी लिक्विड आसानी से बह जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ जी कि विस्कोसिटी और टेम्परेचर के दरमियान इनवर्स रिलेशन है। और इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की बात करें तो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और विस्कोसिटी के दरमियान डायरेक्ट रिलेशन है जी, क्योंकि जब इंटरमोलिकुलर, अगर किसी वजह से इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ती हैं, चाहे वो टेम्परेचर को लो करने से बढ़े, चाहे वो इम्प्योरिटी की एडिशन से बढ़े जी, तो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के बढ़ने की वजह से मॉलिक्यूल के दरमियान फासला मजीद कम हो जाता है और वो मजीद देर में बहेगा, मजीद रेजिस्ट करेगा फ्लो होने में जी। तो इसलिए इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की बढ़ाने से विस्कोसिटी बढ़ती है जी। तो अगर आप वाटर की बात करें तो वाटर के अंदर की जो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो हनी के मॉलिक्यूल्स के मुकाबले में या ग्रीस के मॉलिक्यूल के मुकाबले में कम है, इसलिए वाटर जल्दी बहता है और हनी बहने में ज्यादा वक्त लेता है। अब हम कुछ रीजंस को पढ़ने जाएंगे जी, और इससे भी आपको ये जो फिनोमेना है वो आपको समझ में आएगा। इन तमाम रीजंस का ताल्लुक ज्यादातर एवरीडे एक्सपीरियंस से है जी। तो ये जो पहला रीजन आपके सामने है वो यहाँ पे लिखा हुआ है जी, वाई हनी इज मोर विस्कोस देन वाटर। तो देखिए वाटर कितने आराम से फ्लो कर रहा है और हनी में आपको वाज़े तौर पर नजर आ रहा है कि जी कि बहुत स्लो स्लो फ्लो कर रहा है जी। तो इसकी वजह क्या है जी? तो इसकी वजह अब आपके सामने है, अल्फाजों की फॉर्म में भी लिखा है, मैं इसको एक्सप्लेन भी करूंगा। तो वजह यह है जी कि जो हनी है जी, अगर वाटर का फॉर्मूला देखें तो वाटर H2O है और हनी क्या है जी? शुगर बेस है, C12H22O11। तो दोनों के मॉलिक्यूलर मासेस का फर्क देखें जी, और मॉलिक्यूलर मासेस के फर्क के की बेस पर फिर आप इनके मॉलिक्यूलर साइज का फर्क देखें जी, तो आपको यहाँ पे अंदाजा हो जाएगा जी कि जो हनी के मॉलिक्यूल्स हैं उनका साइज वाटर के मुकाबले में बहुत ज्यादा है। और जब मॉलिक्यूल का साइज ज्यादा होगा तो इसका मतलब ये है कि जी उनके दरमियान डिस्टेंस कम होगा। देखिए साइज कम होगा तो डिस्टेंस ज्यादा, और अगर साइज ज्यादा तो इसका मतलब है डिस्टेंस कम। और अगर मॉलिक्यूल के दरमियान डिस्टेंस कम होगा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होंगी, और अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होंगी तो इसका मतलब ये है कि रेजिस्टेंस इन फ्लो ऑफ अ लिक्विड भी ज्यादा होगा, विस्कोसिटी भी ज्यादा होगी, और जब विस्कोसिटी ज्यादा होगी तो हनी ज्यादा देर में बहेगा इन कंपैरिजन विद वाटर। यही वो वजह है जी कि हनी इज मोर विस्कोस देन वाटर। तो आप यहाँ पे जो मेन रीजन है जी वो ये है जी कि हनी के जो मॉलिक्यूल्स हैं उनका साइज वाटर के मॉलिक्यूल से ज्यादा होता है, जिसकी वजह से हनी के मॉलिक्यूल्स करीब करीब मौजूद होते हैं, और करीब करीब मौजूद होने की वजह से इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हनी के मॉलिक्यूल्स के दरमियान वाटर के मॉलिक्यूल्स के मुकाबले में ज्यादा होती है। इसलिए शहद या हनी ज्यादा टाइम लेता है बहने में और वो वाटर से ज्यादा विस्कुअस है।
सरफेस टेंशन, ये दूसरी स्पेसिफिक प्रॉपर्टी है लिक्विड की, इसको हम स्टडी करने जाएंगे जी। और यहाँ पे लिखा हुआ है जी, फोर्स एक्टिंग परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ अ लिक्विड, दिस इज नोन एज सरफेस टेंशन। तो वो फोर्स जो लिक्विड की सरफेस पर परपेंडिकुलरली एक्ट कर रही है, यानी लिक्विड की सरफेस को अगर आप सरफेस माने तो इसके 90 डिग्री, परपेंडिकुलर का मतलब होता है 90 डिग्री के एंगल के साथ जो फोर्स एक्ट कर रही है लिक्विड की सरफेस पर, उस फोर्स को आप सरफेस टेंशन कहते हैं जी। या इसकी दूसरी डेफिनेशन क्या है जी, द एनर्जी पर यूनिट सरफेस एरिया इज नोन एज सरफेस टेंशन। तो दोनों डेफिनेशन मैथमेटिकल हैं जी, और यूनिट का ताल्लुक भी इससे है जी। यहाँ पे लिखा हुआ है फोर्स, फोर्स का यूनिट डाइन होता है, एक्टिंग टू द सरफेस, सरफेस का यूनिट सेंटीमीटर होता है, सीजीएस सिस्टम के अंदर ये यूनिट है जी। तो डाइंस पर सेंटीमीटर ये इसका यूनिट है जी। ये आप लिखिए जी, एनर्जी पर यूनिट सरफेस, सरफेस एरिया होता है जी आपका स्क्वायर होता है, और वॉल्यूम क्या होता है, क्यूब होता है जी। तो इसलिए यहाँ पे लिखा एनर्जी, ईआरजी एनर्जी है जी, और सेंटीमीटर स्क्वायर ये सरफेस एरिया का यूनिट है जी। तो ये दोनों मैथमेटिकल डेफिनेशन है जी। तो सरफेस टेंशन की डेफिनेशन को आपने पढ़ा जी, द फोर्स एक्टिंग परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ अ लिक्विड, उसकी वजह से ये यूनिट बनी है डाइंस पर सेंटीमीटर, एंड द एनर्जी पर यूनिट सरफेस एरिया, उसकी वजह से ये यूनिट बनी है अर्ज पर सेंटीमीटर स्क्वायर, दिस इज नोन एज सरफेस टेंशन। तो सरफेस टेंशन को अभी हम इसको समझेंगे तो आपको ये बात वाजे हो जाएगी। तो सरफेस टेंशन की जो असल आपको जो नजर आती है वो आपको लिक्विड की हर जगह सरफेस टेंशन नजर आती है जी। और ये जो आपको मेजरिंग फ्लास्क के अंदर ये जो आपको सरफेस नजर आ रही है, ये वाजे तौर पर इसका जो आपको मिनिस्कस नजर आ रहा है जी, वो आपको स्मूथ नजर नहीं आ रहा, बल्कि थोड़ा सा कर्व नजर आ रहा है, थोड़ा सा अंदर की जाने बैठा हुआ नजर आ रहा है जी। तो इसकी जो वजह है, इसकी वजह सरफेस टेंशन है जी। ये होती कैसे है इसको अभी हम समझेंगे जी। तो हम इसकी एक्सप्लेनेशन को पढ़ने जा रहे हैं जी, कि सरफेस टेंशन होती क्या है जी। और सरफेस टेंशन किसी भी लिक्विड के सरफेस एरिया को कर्व क्यों कर देती है, इस बात का ख्याल रखिएगा जी, कि जो लिक्विड का सरफेस एरिया होता है वो कभी भी स्मूथ नहीं होता, बल्कि वो अंदर की जानिब झुका हुआ होता है, यानी वो कर्व होता है। तो कर्व होने की वजह क्या है इसको हम पढ़ते हैं जी। तो यहाँ पे लिखा हुआ है जी, कि अगर आपने सरफेस टेंशन के फिनोमिना को समझना है जी, तो दो मॉलिक्यूल्स को कंसिडर करना पड़ेगा। एक वो मॉलिक्यूल जो लिक्विड की सरफेस पर मौजूद है, और एक वो मॉलिक्यूल जो लिक्विड के बल्क में मौजूद है। तो यहाँ पे ये लिखा हुआ है जी, कि वो मॉलिक्यूल जो लिक्विड के बीच में मौजूद है, यानी बल्क में मौजूद है, उसके लेफ्ट हैंड साइड पर भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, उसके राइट हैंड साइड पे भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, उसके अपवर्ड भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, और उसके डाउनवर्ड भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। यानी ये मुकम्मल तौर पर अट्रैक्टेड है चारों तरफ से, यानी चारों तरफ से इस पर लगने वाली जो फोर्सेस हैं वो बैलेंस्ड हैं। लेकिन अगर आप वो मॉलिक्यूल्स की बात करें जी, जो कि लिक्विड की सरफेस पर मौजूद है जी, तो अगर आप उसकी बात करें जी, तो देखिए डाउनवर्ड उस पर फोर्स लग रही है जी। और ये जो डाउनवर्ड फोर्स लग रही है वो कहां से लग रही है, वो एटमॉस्फेयर से लग रही है। और इसको और लेफ्ट हैंड साइड पे भी इसके मॉलिक्यूल मौजूद है, और राइट हैंड साइड पे भी इसके मॉलिक्यूल मौजूद है, लेकिन इसके ऊपर कोई मॉलिक्यूल मौजूद नहीं है, यानी इसको ऊपर की जानिब खींचने वाला कोई मॉलिक्यूल मौजूद नहीं है। जिस तरह से इस वाले मॉलिक्यूल के अंदर था जी, कि जो मॉलिक्यूल इसको जो नीचे से खींच रहा था, तो ऊपर से खींचने वाला भी मॉलिक्यूल मौजूद था जी, जिसकी वजह से ये मॉलिक्यूल के पास जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थी वो बैलेंस थी। लेकिन ये जो सरफेस पे मॉलिक्यूल मौजूद है जी, ये डायरेक्टली एक्सपीरियंस कर रहा है डाउनवर्ड फोर्स। और ये जो डाउनवर्ड फोर्स है, ये इसको कहां से लग रही है, ये एनवायरनमेंट से लग रही है, ये एटमॉस्फेयर से लग रही है। और इसके मुकाबले में कोई अपवर्ड फोर्स नहीं है जी, जो मॉलिक्यूल को बचा सके अंदर जाने से या कर्व होने से जी। तो ये जो अनबैलेंस फोर्स का शिकार है, वो मॉलिक्यूल जो लिक्विड की सरफेस पे मौजूद है जी, तो वो क्या करता है जी, वो बेंड हो जाता है जी। और बेंड होने के बाद अपने सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो को कम कर लेता है। देखें, जो आपकी लीनियर सरफेस है
उसका सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो सबसे ज्यादा होता है। लेकिन अगर वो कर्व हो जाएगी तो कर्व होने पे उसका सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो कम हो जाएगा जी। तो सरफेस टेंशन का असल मकसद भी सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो को कम करना है जी। तो ये सरफेस फिर ये पूरी की पूरी सरफेस नीचे क्यों नहीं बैठ जाती? सेंटर वाला पोर्शन ज्यादा बैंड होता है और कॉर्नर वाला पोर्शन जो है वो कम बैंड होता है जी, और उसी वजह से आप एक कर्व बनता है। तो उसकी वजह तो अभी हमने पीछे भी पढ़ी जी कि जो मॉलिक्यूल सेंटर पे मौजूद है उसके अंदर एडेसिव फोर्सेस ना होने के बराबर है, और वो फोर्स जो मॉलिक्यूल जो कॉर्नर पे मौजूद है यानी जो दीवार के साथ मौजूद है उनके अंदर एडेसिव फोर्सेस भी हैं। और जिस तरह आप दीवार को छोड़ के अंदर की जानिब मूव करेंगे तो एडेसिव फोर्सेस क्या होती जाएंगी? कम होती जाएंगी। तो जो मॉलिक्यूल सरफेस पर मौजूद हैं उनके दरमियान भी दो मुख्तलिफ फोर्सेस हैं, एक एडहेसिव फोर्सेस हैं, एक कोहेसिव फोर्सेस हैं। तो जो सेंटर पे मौजूद है मॉलिक्यूल उसके अंदर सबसे कम फोर्स है क्योंकि उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ कोहेसिव फोर्स हैं और एडहेसिव फोर्सेस ना होने के बराबर हैं। कोई अपवर्ड फोर्स नहीं है उसको बैलेंस करने के लिए, इसलिए जो एटमॉस्फेयर से इस पे प्रेशर लगता है जी उसकी वजह से जो सेंटर वाला मॉलिक्यूल है वो सबसे ज्यादा बैंड होता है। और जिस तरह से आप सिर्फ इसको छोड़ के वॉल की तरफ जाते जाएंगे तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग तो रही है लेकिन उसका इफेक्ट मिनिमाइज होगा जी। इसलिए आपको जो सरफेस मिलती है वो कर्व मिलती है जी। तो ये जो सरफेस थी लिक्विड की कर्व क्यों होती है उसको हमने पढ़ा, और उसकी असल वजह क्या होती है जी? सरफेस टेंशन होती है। और सरफेस टेंशन की असल वजह क्या है जी? कि जो लिक्विड सरफेस के ऊपर जो सरफेस पे मौजूद होते हैं वो अनबैलेंस फोर्स का शिकार होते हैं, और अनबैलेंस फोर्स के शिकार होने की वजह से वो अपने सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो को कम करने के लिए बेंड हो जाते हैं, और लिक्विड की सरफेस लीनियर नहीं रहती बल्कि वो कर्व हो जाती है। जितनी बारीक कैपिलरी होगी उतना ये फिनोमेना आपको वाजे होगा। तो ये लिक्विड के मॉलिक्यूल्स जो सरफेस पे हैं उनके बारे में बात हुई, और वो लिक्विड जो कि अंदर मौजूद है वो इक्वली अट्रैक्टेड है। तो ये दोनों बातें मैंने आपसे डिस्कस करी। अब हम उन फैक्टर्स को पढ़ने जा रहे हैं जिस पर सरफेस टेंशन डिपेंड करती है, और ये फैक्टर्स वही हैं जिन पे विस्कोसिटी डिपेंड करती थी। तो पहला टेम्परेचर है। यहाँ पर भी इस बात का ख्याल रखिएगा जी कि जितना ज्यादा कर्व है उतनी ज्यादा सरफेस टेंशन है, और जो कर्व होने का ताल्लुक है वो भी इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से है। तो जितनी ज्यादा इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उतनी ही ज्यादा विस्कोसिटी भी होगी और उतनी ही ज्यादा सरफेस टेंशन भी होगी। तो देखिए टेम्परेचर का सरफेस टेंशन से जो रिलेशन होगा वो इनवर्स रिलेशन होगा, यानी जब आप टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो टेम्परेचर के बढ़ाने से मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, और काइनेटिक एनर्जी के बढ़ने से मॉलिक्यूल्स के दरमियान फासला बढ़ेगा, इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाएंगी। तो इसका मतलब है सरफेस टेंशन भी कम हो जाएगी, यानी टेम्परेचर का सरफेस टेंशन से इनवर्स रिलेशन है। और अगर आप इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की बात करें तो सरफेस टेंशन का इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से डायरेक्ट रिलेशन है। तो अगर इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होंगी जी तो मॉलिक्यूल की जो सरफेस टेंशन होगी वो ज्यादा होगी, और मॉलिक्यूल ज्यादा बैंड होंगे। तो मॉलिक्यूल जितने ज्यादा बैंड होते हैं जितना ज्यादा कर्व बनता है जी उतनी ज्यादा सरफेस टेंशन है। अब कुछ रीजंस आपके सामने आ रहे हैं जी। तो ये आपको वाटर का मिनिस्कस नजर आ रहा है, जो आपको कॉनकेव मिनिस्कस नजर आ रहा है यानी अंदर की जानिब बैंड हुआ हुआ नजर आ रहा है। लेकिन अगर आप मरकरी के मिनिस्कस को गौर से देखें तो ये आपको ऊपर की जानिब बैंड हुआ हुआ नजर आ रहा है। तो अगर ये अंदर की जानिब बैंड हो तो इसको कॉनकेव मिनिस्कस कहते हैं, और अगर ये ऊपर की जानिब बैंड हो तो इसको कॉन्वेक्स मिनिस्कस कहते हैं जी। तो वाटर का मिनिस्कस कॉनकेव मिनिस्कस होता है, और मरकरी का जो मिनिस्कस होता है वो कॉन्वेक्स मिनिस्कस होता है। तो जो सवाल है वो सवाल भी ऐसा ही कुछ है जी। लिखा हुआ है जी वाई द मिनिस्कस ऑफ लिक्विड्स इस कॉनकेव मिनिस्कस, यानी मरकरी को हटाकर बात हो रही है जी कि मरकरी को हटाकर बाकी तमाम लिक्विड का जो मिनिस्कस होता है वो कॉनकेव क्यों होता है। और कॉनकेव का मतलब होता है डाउनवर्ड मिनिस्कस, जो आपको यहाँ पे नजर आ रहा है डाउनवर्ड मिनिस्कस। तो इसकी वजह क्या है जी? इसकी वजह अब आप यहाँ पे लिखी हुई है जी। तो यहाँ पे लिखा हुआ है जी इसकी वजह सरफेस टेंशन है। और सरफेस टेंशन का काम क्या है यहाँ पे लिखा हुआ है, इसको आप गौर से देख लें जी।
टू रिड्यूस सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशो ऑफ अ लिक्विड। तो सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशो ऑफ लिक्विड को क्या करना है जी, रिड्यूस करना है जी। और उसकी वजह अभी आपने पीछे डिटेल के अंदर पढ़ी थी कि ये जो डाउनवर्ड अनबैलेंस फोर्स है उसकी वजह से जो इसकी शेप हो जाती है वो कर्व हो जाती है जी। और ये जो मॉलिक्यूल्स हैं ये लेस डिक्लाइन होते हैं, यानी जो कॉर्नर वाले मॉलिक्यूल्स होते हैं वो कम नीचे बैठते हैं जी। और उसकी वजह क्या है जी, एडहेसिव फोर्सेस का मौजूद होना। और वो मॉलिक्यूल जो कि बल्क में मौजूद होते हैं यानी जो बीच में मौजूद होते हैं वो ज्यादा डिक्लाइन होते हैं यानी ज्यादा नीचे बैठते हैं। और उसकी वजह क्या है जी, उसकी वजह ये है कि इनके अंदर एडहेसिव फोर्सेस ना होने के बराबर होती हैं। कोहेसिव फोर्सेस की होने की वजह से ये मॉलिक्यूल ज्यादा फोर्स लेते हैं जी और उसकी वजह से आपको कर्व मिलता है जी। तो लिक्विड का मेनिस्कस कर्व क्यों होता है, लिक्विड का मेनिस्कस कॉनकेव क्यों होता है, तो उसकी असल वजह सरफेस टेंशन है और बाकी आपने इस फिनोमेना को समझाया है। ये दूसरा सवाल आपके सामने है और यहाँ पे लिखा हुआ है जी वाई मरकरी हैज कॉन्वेक्स मेनिस्कस। तो मरकरी का भी मेनिस्कस कॉन्वेक्स क्यों होता है, यानी अपवर्ड मेनिस्कस क्यों होता है। देखिए इस बात का ख्याल रखिएगा जी कि तमाम लिक्विड के अंदर सबसे ज्यादा सरफेस टेंशन मरकरी की होती है। तो हर किसी इसका मतलब नहीं है कि कॉनकेव मेनिस्कस होगा तो ही सरफेस टेंशन होगी। कॉन्वेक्स मेनिस्कस का मतलब भी सरफेस टेंशन का होना है। और सरफेस टेंशन मैंने आपको यह भी बताया कि मरकरी के मॉलिक्यूल्स के अंदर सरफेस टेंशन सबसे ज्यादा होती है। तो कॉन्वेक्स मेनिस्कस की वजह क्या है इसको अभी हम पढ़ते हैं जी। तो यहाँ पे लिखा हुआ है जी द कोहेसिव फोर्सेस इन मरकरी इज मोर देन दैट ऑफ एडहेसिव फोर्सेस। एडहेसिव फोर्सेस जो मरकरी के मॉलिक्यूल्स के दरमियान होती हैं वो ना होने के बराबर होती हैं। और उसकी वजह क्या है जी कि मरकरी के मॉलिक्यूल्स के आपस में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इतनी ज्यादा होती है जी कि कोहेसिव फोर्सेस इसकी ना होने के बराबर हो जाती हैं। इसलिए जो मरकरी के मॉलिक्यूल्स हैं उनके और वॉल्स के दरमियान रिपल्जन होता है, यानी ये मॉलिक्यूल्स वॉल से दूर भागते हैं और आपस में अट्रैक्ट होते हैं जी। तो इसका मतलब ये है जी जब ये वॉल से दूर होंगे तो वॉल से दूर होने की वजह से जो इनका मेनिस्कस बनता है वो अपवर्ड बनता है जी, क्योंकि ज्यादातर मॉलिक्यूल्स बल्क में रहना पसंद करते हैं जी। जब ज्यादातर मॉलिक्यूल्स बीच में रहना पसंद करेंगे तो उसकी वजह से जो इसका मेनिस्कस है वो अपनी शेप को तब्दील कर लेता है और वो अपवर्ड हो जाता है। इसलिए जब इसमें फोर्स अप्लाई होती है जी तो फोर्स कहाँ अप्लाई होती है, जहां मॉलिक्यूल्स कम होंगे, जहां से मॉलिक्यूल दूर भाग रहे होंगे तो यहां फोर्स कॉर्नर से अप्लाई होती है। और कॉर्नर से अप्लाई होने की वजह से कॉर्नर ज्यादा बेंड हो जाता है और जो बल्क है वो ऊपर की जानिब उठ जाता है जी। तो इसलिए इसका मेनिस्कस कॉन्वेक्स बनता है जिसको अपवर्ड मेनिस्कस भी कहते हैं। और इसकी वजह आपने पढ़ लीजिए। तो अपवर्ड मेनिस्कस की होने की जो असल वजह है वो है जी कोहेसिव फोर्सेस का बहुत ज्यादा होना, किसके मुकाबले में, एडहेसिव फोर्सेस के मुकाबले में। इसलिए मरकरी बाकी तमाम लिक्विड से मुखालिफ बिहेव करता है और इसका जो मेनिस्कस है वो कॉन्वेक्स होता है, बाकी तमाम लिक्विड का मेनिस्कस कॉनकेव होता है। दोनों मेनिस्कस होने की वजह सरफेस टेंशन ही है। अब ये तीसरा सवाल आपके सामने है और यहाँ पे लिखा हुआ है वाई मरकरी डज नॉट वेट द वॉल ऑफ अ कैपलरी। तो अगर आप मरकरी को कैपलरी के अंदर फिल करें जी तो देखिए अगर आप किसी कैपलरी के अंदर या किसी कंटेनर के अंदर पानी को फिल करें और आप पानी को निकाल दें तो आप क्या देखते हैं, वो ग्लास या वो कंटेनर गीला हो जाता है, वाटर उसकी दीवार से चिपका हुआ रह जाता है। लेकिन अगर मरकरी को उस कंटेनर के अंदर आप डालेंगे और मरकरी को आप उस कंटेनर से निकाल लेंगे तो कंटेनर गीला नहीं होगा। जो कंटेनर है उसकी वॉल से मरकरी अटैच नहीं होगा। तो इसकी वजह क्या है ये सवाल में पूछा गया है, जवाब आपके सामने है और उसकी वजह भी आपने पीछे पढ़ लीजिए। उसकी वजह यह है कि मरकरी के जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके दरमियान कोहेसिव फोर्सेस बहुत ज्यादा होती है जिसकी वजह से एडहेसिव फोर्सेस ना होने के बराबर होती हैं। इसका मतलब यह है जी कि मरकरी के मॉलिक्यूल्स आपस में अट्रैक्ट होते हैं और ये वॉल ऑफ कंटेनर के साथ अटैच ही नहीं होते, उससे अट्रैक्ट ही नहीं होते बल्कि उससे रिपेल करते हैं, जिसकी वजह से मरकरी के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो वॉल से अटैच ही नहीं होंगे और जब वो अटैच ही नहीं होंगे तो ये कैपलरी की वॉल को गीला भी नहीं करेंगे, वेट भी नहीं करेंगे। ये अगली प्रॉपर्टी को पढ़ने जा रहे हैं
और ये जो प्रॉपर्टी है जिसको यहाँ पे लिखा हुआ है कैपिलरी एक्शन, तो कैपिलरी एक्शन भी असल में सरफेस टेंशन की वजह से ही होती है जी। अगेन वन ऑफ द स्पेसिफिक प्रॉपर्टी ऑफ अ लिक्विड, इसकी डेफिनेशन को हम पढ़ते हैं जी। तो यहाँ लिखा हुआ है जी, द राइजिंग ऑफ अ लिक्विड इन कैपिलरी ट्यूब, किसी भी लिक्विड का कैपिलरी ट्यूब में ऊपर की जानिब राइज करना। मिसाल के तौर पर आपने कोल्ड ड्रिंक की बोतल के अंदर स्ट्रॉ डाला, तो स्ट्रॉ डालने से होता क्या है जी कि लिक्विड उस स्ट्रॉ के अंदर खुद ब खुद ऊपर की जानिब चढ़ जाता है जी। तो ये जो फिनोमिना है कि लिक्विड का खुद ब खुद ऊपर की जानिब राइज हो जाना, और ऊपर की जानिब राइज होने का मतलब है द फिनोमिना इज अगेंस्ट द ग्रेविटी। ग्रेविटी तो चीजों को नीचे खींचने की कोशिश करती है जी, और यहाँ पे लिक्विड खुद ब खुद ऊपर की जानिब राइज कर रहा है जी। तो ये जो एक्शन है इसको कैपिलरी एक्शन कहते हैं, और कैपिलरी एक्शन की भी असल वजह सरफेस टेंशन ही है। अभी हम इसको एक्सप्लेन करेंगे जी। तो द राइजिंग ऑफ अ लिक्विड इन अ कैपिलरी ट्यूब अगेंस्ट द ग्रेविटी इज नोन एज कैपिलरी एक्शन। तो ये मुख्तलिफ कैपिलरीज आपको दिखाई गई हैं, और ये जो आपको पिंक कलर का सोल्यूशन है इसके अंदर ये आपको जो नजर आ रही है वो कैपिलरी नजर आ रही है। कैपिलरी हर उस चीज को कहते हैं जी कि जो इंतहाई बारीक होती है, यानी उसकी लेंथ तो बहुत ज्यादा होती है लेकिन उसका डायमीटर बहुत कम होता है। तो हर वो चीज कैपिलरी कहलाती है। एक तो वो हॉलो होनी चाहिए, यानी उसके अंदर गैप हो उसके बीच में जी, और उसका डायमीटर बहुत कम हो, और उसकी लेंथ बहुत ज्यादा हो, तो वो कैपिलरी कहलाती है। तो ये कैपिलरी जो इस सोल्यूशन के अंदर डाली है, तो देखिए ये तो आपको सोल्यूशन का मेनिस्कस नजर आ रहा है जो कि कर्व है सरफेस टेंशन की वजह से, और जो लिक्विड आपको इस कैपिलरी के अंदर नजर आ रहा है वो इस सॉल्यूशन की सतह से जरा बुलंद है। और अगर आप उसका मेनिस्कस देखें तो इसके मुकाबले में ज्यादा बेंड है। तो यही फिनोमिना क्या कहलाता है, कैपिलरी एक्शन कहलाता है। कैपिलरी एक्शन तो सिर्फ ये है जी कि लिक्विड के मॉलिक, जब आपने इस कैपिलरी को इस लिक्विड के अंदर डाला तो ये लिक्विड खुद ब खुद इस कैपिलरी के अंदर चढ़ गया और इसकी सतह उस लिक्विड से भी बुलंद हो गई। ये फिनोमिना कैपिलरी एक्शन कहलाता है। क्यों होता है इसको हम देखते हैं जी। तो यहाँ पे लिखा हुआ है जी, द कैपिलरी एक्शन इज ड्यू टू सरफेस टेंशन। तो कैपिलरी एक्शन के होने की वजह सरफेस टेंशन है, और सरफेस टेंशन का असल मकसद क्या है जी, टू डिक्रीज द सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशो ऑफ अ लिक्विड। तो लिक्विड के सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशो को कम करना जी। तो जब लिक्विड को ये दिखता है जी कि एक कैपिलरी उसके अंदर डाली गई, और कैपिलरी का जो सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशो है वो उस कंटेनर के मुकाबले में क्या होता है जी, कम होता है। तो लिक्विड अपने सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशो को कम करने के लिए उस कैपिलरी के अंदर राइज कर जाता है जी। तो यहाँ पर ये एक्सपेरिमेंट से आपको बात वाजे की गई है जी। तो ये आपको एक टेस्ट ट्यूब नजर आ रही है जिसका डायमीटर आपको बहुत ज्यादा नजर आ रहा है। ये जो कैपिलरी है इसका डायमीटर सबसे कम है, और ये जो कैपिलरी है इसका डायमीटर आपको इसके मुकाबले में ज्यादा है और इसके मुकाबले में कम है जी। तो देखिए लिक्विड आपको वाज़े तौर पर नजर आ रहा है जी कि ये कैपिलरी थोड़ी मोटी है जी। तो इसमें लिक्विड देखिए कम राइज हुआ, लेकिन इसके मुकाबले में ज्यादा राइज हुआ है क्योंकि इसका डायमीटर बहुत ज्यादा है और उसके मुकाबले में इसका डायमीटर कम है जी। तो ये लिक्विड ऑटोमेटिकली मुख्तलिफ लेवल आपको नजर आ रहे हैं। जिसका डायमीटर सबसे कम है उसके अंदर आपको लिक्विड ज्यादा राइज होता हुआ नजर आया है, और उसके मुकाबले में जिस हिसाब से डायमीटर कम हो रहा है उस हिसाब से लिक्विड का जो राइजिंग लेवल है वो आपको क्या नजर आ रहा है, कम नजर आ रहा है। तो ये जो कैपिलरी है इसके या सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशो सबसे कम है। इसका मतलब है यहाँ पर लिक्विड का सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशो सबसे कम होगा, सरफेस टेंशन सबसे ज्यादा होगी, इसलिए लिक्विड सबसे ज्यादा राइज उस कैपिलरी में करेगा जिस जो सबसे बारीक होगी। और सबसे बारीक होने का मतलब यह है जी कि उसका सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशो सबसे कम होगा। तो लिक्विड कैपिलरी के अंदर जो राइज होता है उसकी वजह क्या होती है, लिक्विड ये चाहता है कि अपने सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशो को कम करे, और सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशो को कम करना ये सरफेस टेंशन कहलाता है। तो लिक्विड कैपिलरी ट्यूब के अंदर राइज होने की वजह या लिक्विड के कैपिलरी एक्शन की जो असल वजह है वो भी सरफेस टेंशन ही है। तो अब एक रीजन आपके सामने है जी, और यहाँ पे लिखा हुआ है जी, वाई लिक्विड राइजेज इन अ कैपिलरी ट्यूब। लिक्विड कैपिलरी ट्यूब के अंदर क्यों राइज करता है, इसका जवाब दें जी। तो जवाब अब आपके सामने है जी,
और ये मैंने जवाब पीछे भी डिस्कस किया, अल्फाज की फॉर्म में यहाँ पे लिखा हुआ है जी। तो लिक्विड कैपिलरी ट्यूब में क्यों राइज करता है, उसकी वजह सरफेस टेंशन है, और सरफेस टेंशन का असल काम क्या है जी, सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो को रिड्यूस करना। और कैपिलरी का जो लोअर एंड है उसका सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो बहुत कम होता है, तो लिक्विड अपने सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो को कम करने के लिए कैपिलरी ट्यूब के अंदर राइज कर जाता है। तो ये सिंपल इस सवाल का जवाब था। ये दूसरा सवाल आपके सामने है जी, और यहाँ पे लिखा हुआ है जी कि वाई इंक स्प्रेड ऑन ब्लॉटिंग पेपर। तो ब्लॉटिंग पेपर पर अगर आप इंक को छिड़कते हैं जी, या आप टिश्यू पेपर कह लें जी, तो टिश्यू पेपर पर अगर आप इंक को डालें तो इंक खुद ब खुद फैल जाती है। इसको यही बात यहाँ पे लिखी हुई है जी कि वाई इंक स्प्रेड ऑन ब्लॉटिंग पेपर। तो ब्लॉटिंग पेपर पर इंक क्यों स्प्रेड कर जाती है जी, तो इसकी वजह भी कैपिलरी एक्शन है जी। तो इस सवाल का जवाब आप गौर से देखिएगा जी, यहाँ लिखा हुआ है जी द ब्लॉटिंग पेपर कंसिस्ट ऑफ स्मॉल पोर्स। तो बारीक बारीक से सुराख होते हैं किसके अंदर, टिश्यू पेपर के अंदर या ब्लॉटिंग पेपर के अंदर जी। यानी ये जो स्मॉल पोर्स हैं वो असल में टाइनी कैपिलरीज का काम करती हैं जी। यानी ये जो स्मॉल आपको होल्स नजर आ रहे हैं वो बारीक बारीक सी क्या है जी, कैपिलरीज है। और जब आप इंक इसके ऊपर डालते हैं जी तो उसके नतीजे में क्या होता है, कैपिलरी एक्शन होता है। और कैपिलरी एक्शन की वजह से क्या होता है जी, ये जो कैपिलरीज हैं, ये जो पोर्स हैं, उनका सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो कम होता है, और लिक्विड को अपने सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो को कम करने के लिए इन कैपिलरीज के अंदर राइज कर जाता है, यानी स्प्रेड हो जाता है जी। तो इंक का किसी पेपर पर स्प्रेड होना, इसकी वजह भी कैपिलरी एक्शन या सरफेस टेंशन है। ये अगली प्रॉपर्टी है लिक्विड की, एंड अगेन दिस इज अ स्पेसिफिक प्रॉपर्टी ऑफ अ लिक्विड, और इसे आप वेपर प्रेशर कहते हैं जी। तो वेपर प्रेशर क्या है, इसकी डेफिनेशन अब आपके सामने है। ये लिखा हुआ है जी द प्रेशर एक्सर्ट बाय अ वेपर ऑफ अ लिक्विड। तो लिक्विड का वेपर जो प्रेशर एक्सर्ट करेगा, तो देखिए लिक्विड को वेपर में कन्वर्ट करने के लिए यकीनन उसे हीट करना पड़ेगा, क्योंकि वेपर तो गैस का होता है। यानी लिक्विड को आपने गैस के अंदर कन्वर्ट करना है, तो वो वेपर बन जाएगा जी। तो वो वेपर जो प्रेशर एक्सर्ट करेगा, यहाँ पे लिखा हुआ है किस वक्त, ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है, when rate of evaporation becomes equal to rate of condensation। जब ये दोनों रेट बराबर हो जाएंगे, इन दोनों रेट के बारे में भी हम आगे पढ़ेंगे जी, तो उस वक्त जो लिक्विड का वेपर जो प्रेशर एक्सर्ट करेगा, उस प्रेशर को वेपर प्रेशर ऑफ अ लिक्विड कहते हैं। तो वेपर प्रेशर ऑफ अ लिक्विड की डेफिनेशन अब आपके सामने है, इसको जरा गौर से पढ़ें। द प्रेशर एक्सर्ट बाय अ वेपर ऑफ अ लिक्विड when rate of evaporation becomes equal to rate of condensation। वो वक्त जिसमें रेट ऑफ एवोपरेशन और रेट ऑफ कंडेंसेशन के दरमियान इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश हो जाए, उस वक्त में लिक्विड का वेपर जो कंटेनर में प्रेशर एक्सर्ट करेगा, उस प्रेशर को वेपर प्रेशर ऑफ अ लिक्विड कहते हैं जी। तो वेपर प्रेशर को अभी हम डिस्कस करेंगे जी। तो वेपर प्रेशर की एक्सप्लेनेशन अब आपके सामने है जी। तो मिसाल के तौर पे आपने एक लिक्विड को लिया एक कंटेनर के अंदर, और कंटेनर के अंदर लेने के बाद फिर आपने उसको हीट करना शुरू किया। तो जब आप उसको हीट करना शुरू करेंगे तो आहिस्ता क्या होगा, जो लिक्विड क्या होगा, लिक्विड एवोपरेट होना शुरू हो जाएगा। इस बात का ख्याल रखिएगा जी कि लिक्विड के तमाम जो मॉलिक्यूल्स हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी एक जैसी नहीं होती। कुछ मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी कम होती है और कुछ मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी बहुत ज्यादा होती है। तो जिन मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी कम होती है जी, वो तो लिक्विड में रहते हैं जी। लेकिन जिन मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होती है वो लिक्विड के सरफेस को छोड़ जाते हैं जी, और वो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, वेपर में कन्वर्ट हो जाते हैं। और जब वो वेपर में कन्वर्ट होते हैं तो वो ऊपर जाते हैं जी। इस बात का ख्याल रखना है जी कि वेपर प्रेशर के फिनोमेना को ऑब्जर्व करने के लिए आपने ये काम क्लोज कंटेनर के अंदर करना है, यानी इन वेपर को इस कंटेनर से बाहर जाने नहीं देना। तो हमने लिक्विड को हीट करना शुरू किया, लिक्विड गैस के अंदर कन्वर्ट होना शुरू हुआ, वो वेपर के अंदर कन्वर्ट होना शुरू हुआ, वो वेपर ऊपर पहुंचे जी, तो ऊपर टेम्परेचर जी कम है जी। जब वो इसके कवर पर पहुंचे जी तो कवर पर टेम्परेचर बहुत कम था जी। तो क्या होगा जी, ये कुछ लिक्विड, तो ये जो फिनोमेना आपने देखा जी जिसके अंदर लिक्विड वेपर के अंदर कन्वर्ट हुआ, इसको आप एवोपरेशन कहते हैं। यानी जब आपने लिक्विड को हीट करना शुरू किया जी तो एवोपरेशन स्टार्ट हो गई जी।
और उसके बाद जब लिक्विड के मॉलिक्यूल्स कंटेनर के कवर तक पहुंचे तो वहां पे क्या हुआ जी कि टेम्परेचर कम था। टेम्परेचर कम होने की वजह से ये जो गैस थी या जो वेपर थे ये दोबारा से लिक्विड के अंदर कन्वर्ट हो गए और ये आपको भाप की शक्ल में ये जो आपको ड्रॉपलेट्स नजर आ रहे हैं ये वही फिनोमेना है जी कि जो वेपर थे वो किस फॉर्म में कन्वर्ट हो गए, ड्रॉपलेट्स की फॉर्म में कन्वर्ट हो गए, यानी दोबारा से यानी भाप दोबारा से लिक्विड के अंदर कन्वर्ट हो गई और ये फिनोमेना कंडेंसेशन कहलाता है। यानी गैस का लिक्विड में कन्वर्ट होना कंडेंसेशन कहलाता है और लिक्विड का वेपर में कन्वर्ट होना ये एवोपरेशन कहलाता है जी। तो इसका मतलब ये है जी कि यहाँ पे अब कंडेंसेशन भी स्टार्ट हो गई यानी गैस लिक्विड के अंदर कन्वर्ट होना स्टार्ट हो गई जी। तो जब टेम्परेचर बढ़ाते जाएंगे जी तो एवोपरेशन बढ़ती जाएगी और एवोपरेशन के बढ़ने के साथ साथ कंडेंसेशन भी बढ़ती जाएगी। एक वक्त ऐसा आएगा कि जिस वक्त रेट ऑफ एवोपरेशन और रेट ऑफ कंडेंसेशन बराबर हो जाएगी, इस वक्त अगर आप उस कंटेनर का प्रेशर नोट करें तो वो प्रेशर वेपर प्रेशर कहलाता है जी। तो ये वेपर प्रेशर को हमने एक्सप्लेन किया जी। ये दो फिनोमेना क्यों होते हैं, क्या होते हैं, आपने समझा जी कि लिक्विड का गैस में कन्वर्ट होना या वेपर में कन्वर्ट होना ये एवोपरेशन कहलाता है जी। और ये जब वेपर ऊपर जाएंगे तो इनको निकलने की तो जगह ही नहीं है, एस्केप होने का तो इनके पास कोई रास्ता ही नहीं है जी। तो ये क्या करेंगे, जब इनका टेम्परेचर कम होगा तो टेम्परेचर कम होने की वजह से ये दोबारा से लिक्विड में कन्वर्ट होंगे। तो वेपर का लिक्विड में कन्वर्ट होना कंडेंसेशन कहलाता है जी। तो जब आप टेम्परेचर बढ़ाते जाएंगे तो रेट ऑफ एवोपरेशन भी बढ़ती जाएगी, रेट ऑफ कंडेंसेशन भी बढ़ती जाएगी। एक वक्त ऐसा आएगा कि जिस पर जितने मॉलिक्यूल्स एवोपरेट हो रहे हैं उतने मॉलिक्यूल्स ही कंडेंस होना शुरू हो जाएंगे जी। यानी रेट ऑफ एवोपरेशन और रेट ऑफ कंडेंसेशन बराबर हो गया। इस वक्त जो कंटेनर पर प्रेशर अप्लाई होगा उस प्रेशर को वेपर प्रेशर कहेंगे जी। तो ये वेपर प्रेशर के बारे में आपने पढ़ा जी। अब हम उन फैक्टर्स को पढ़ने जा रहे हैं कि जिस पर वेपर प्रेशर डिपेंड करता है जी। तो देखिए इस बात का ख्याल रखिएगा जी कि जिस तरह आपने विस्कोसिटी के बारे में पढ़ा था और जिस तरह आपने सरफेस टेंशन के बारे में पढ़ा था जी, तो विस्कोसिटी का और सरफेस टेंशन का इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से डायरेक्ट रिलेशन था। ये याद रखें जी कि वेपर प्रेशर का इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से इनवर्स रिलेशन है जी। तो जो पहला फैक्टर है वो टेम्परेचर है जी। तो जब आप टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। जब मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो उनके दरमियान इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाएंगी और इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के कम होने की वजह से इसका वेपर में कन्वर्ट होना आसान हो जाएगा। इसका मतलब यह है जी कि टेम्परेचर को बढ़ाने से वेपर प्रेशर भी बढ़ेगा। तो वेपर प्रेशर का टेम्परेचर से डायरेक्ट रिलेशन है। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अगर ज्यादा होंगी जी तो इसका मतलब यह है जी कि मॉलिक्यूल्स को वेपर में कन्वर्ट करना मुश्किल होगा, ज्यादा एनर्जी देना पड़ेगी इसको वेपर में कन्वर्ट करने के लिए। इसलिए अगर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है जी तो वेपर प्रेशर कम होगा। और अगर इम्प्योरिटीज मौजूद होती है तो इम्प्योरिटीज तो वेपर प्रेशर जो प्योर लिक्विड का होता है वो ग्रेटर होता है जी। उसकी वजह क्या है जी, इम्प्योरिटीज हैं ये बाइंडिंग का काम करती हैं, मॉलिक्यूल्स को करीब लाने का काम करती हैं और जब मॉलिक्यूल्स के दरमियान एडिशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आ जाती हैं जी तो उसकी वजह से इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाती हैं और वेपर प्रेशर क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है जी कि वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड फ्री फ्रॉम इम्प्योरिटी ये ज्यादा होता है इम्प्योर लिक्विड के मुकाबले में। ये अगली प्रॉपर्टी है जी और ये लिखा हुआ है बॉइलिंग पॉइंट। तो बॉइलिंग पॉइंट किसे कहते हैं जी, इसका ताल्लुक भी वेपर प्रेशर से है। कैसे है इसको हम देखते हैं जी। तो लिखा हुआ है इट इज द टेम्परेचर वेयर वेपर प्रेशर ऑफ अ लिक्विड बिकम्स इक्वल टू एक्सटर्नल एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो ये वो टेम्परेचर है, बॉइलिंग पॉइंट असल में टेम्परेचर होता है। कौन सा टेम्परेचर, वो टेम्परेचर जहां वेपर प्रेशर लिक्विड का एक्सटर्नल एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाए तो लिक्विड किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, लिक्विड वेपर के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा और लिक्विड बॉयल होना शुरू हो जाएगा जी। तो इसको आप बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं जी। बॉइलिंग पॉइंट की डेफिनेशन को बहुत अच्छे से याद कीजिएगा। इट इज द टेम्परेचर where vapor pressure of a liquid becomes equal to external atmospheric pressure। तो बॉइलिंग पॉइंट एक्सटर्नल एटमॉस्फेरिक प्रेशर से डायरेक्टली रिलेटेड है।
तो सी लेवल पर क्योंकि एक्सटर्नल एटमॉस्फेरिक प्रेशर बहुत ज्यादा होता है, 760 मिलीमीटर ऑफ मरकरी होता है, तो यहाँ तो बॉइलिंग पॉइंट पानी का 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है जी। लेकिन जिस तरह आप ऊपर जाते जाएंगे, यानी माउंट एवरेस्ट पे जाकर अगर आप वाटर को बॉयल करेंगे जी, तो वाटर 100 डिग्री सेंटीग्रेड से बिलो बॉयल हो जाएगा, यानी 100 डिग्री सेंटीग्रेड आने से पहले ही बॉयल हो जाएगा। उसकी वजह क्या है जी? उसकी वजह यह है जी कि जो एक्सटर्नल एटमॉस्फेरिक प्रेशर है माउंट एवरेस्ट पे वो कम है जी। याद रखिएगा जी कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर एल्टीट्यूड से क्या होता है जी? डिक्रीज होता है। जितना आप ऊपर जाएंगे उतना एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होगा, तो जितना आप ऊपर जाएंगे उतना वाटर का बॉइलिंग पॉइंट भी कम होता चला जाएगा। इसी फिनोमेना को हम एक्सप्लेन करते हैं जी। तो इस फिनोमेना को यहाँ पे क्या लिखा है जी? यहाँ क्या लिखा है जी कि जब आप लिक्विड को हीट करते हैं तो उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है जी, और जो लिक्विड के मॉलिक्यूल्स हैं वो एयर के अंदर स्केप होना शुरू हो जाते हैं। एवोपरेशन क्या हो जाती है? रैपिड हो जाती है। एक वक्त वो आता है जी कि जिसमें वेपर प्रेशर ऑफ अ लिक्विड इतना बढ़ जाता है जी कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाता है जी। तो इसका मतलब ये है जी कि वेपर बनता है और वो लिक्विड की सरफेस को क्या करता है जी? लीव कर देता है। तो ये फिनोमेना क्या कहलाता है? ये फिनोमेना आपका बॉइलिंग कहलाता है और लिक्विड बॉयल होना शुरू हो जाता है जी। तो बॉइलिंग पॉइंट लिक्विड का वो होता है जी। एक्सटर्नल एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो इस पे हर वक्त लग रहा है। ये लिक्विड का जो वेपर है वो लिक्विड की सरफेस को उस वक्त छोड़ेगा जी कि जब ऊपर वाली फोर्स और नीचे वाली फोर्स क्या, देखिए छोड़ने का मतलब ये कि उस वक्त छोड़ेगा कि जब वेपर प्रेशर किससे ज्यादा हो जाए? एक्सटर्नल एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज्यादा हो जाए जी। तो बॉइलिंग पॉइंट भी बेसिकली इक्विलिब्रियम होता है जी बिटवीन वेपर प्रेशर एंड एक्सटर्नल एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एवोपरेशन बॉइलिंग के बाद स्टार्ट होती है जी। तो ये बॉइलिंग पॉइंट की डेफिनेशन थी, इसको आपने समझा। अब कुछ रीजंस हैं, इसको हम डिस्कस करने जाएंगे जी। और ये पहला सवाल आपके सामने है जी कि वाई बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अ लिक्विड ऑन माउंट एवरेस्ट इज लेस देन दैट ऑन सी लेवल। तो सी लेवल के मुकाबले में माउंट एवरेस्ट पर वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कम क्यों होता है? तो ये बात मैं भी पीछे भी बता चुका जी। तो यहाँ पे लिखा हुआ है जी कि बॉइलिंग पॉइंट डिपेंड्स अपॉन एक्सटर्नल एटमॉस्फेरिक प्रेशर और इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट। तो एक्सटर्नल एटमॉस्फेरिक प्रेशर सी लेवल पर ज्यादा होता है, और जितना हम बुलंदी पे जाएंगे, मिसाल के तौर पर माउंट एवरेस्ट पे जाएंगे, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या हो जाएगा जी? डिक्रीज हो जाएगा। इसका मतलब क्या होगा जी? बॉइलिंग पॉइंट भी डिक्रीज हो जाएगा, और लिक्विड अपने असल बॉइलिंग पॉइंट, जो नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट है, ये वो बॉइलिंग पॉइंट होता है जो कि सी लेवल पे होता है, तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड से पहले बॉयल हो जाएगा। तो माउंट एवरेस्ट पर असल में एक्सटर्नल एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम है, इसलिए वाटर का बॉइलिंग पॉइंट भी माउंट एवरेस्ट पे कम है। अब ये प्रेशर कुकर आपको बना हुआ नजर आ रहा है, इससे रिलेटेड एक रीजन आपके सामने है जी। और यहाँ पे लिखा हुआ है जी वाई फूड कुक्स रैपिडली इन प्रेशर कुकर। तो प्रेशर कुकर के अंदर खाना जल्दी क्यों पकता है, इस बात का जवाब दें जी। इसका जवाब अब आपके सामने है जी। और यहाँ पे लिखा हुआ है जी द प्रेशर कुकर इट सेल्फ डिवेलप इट्स इंटरनल प्रेशर बाय प्रिजर्विंग द स्टीम टू लीव फ्रॉम द कंटेनर। देखिए प्रेशर कुकर मुकम्मल तौर पर क्लोज होता है, और मुकम्मल तौर पर क्लोज होने की वजह से ये स्टीम को अपने अंदर से निकलने नहीं देता। इसका मतलब यह है कि ये अपना इंटरनल प्रेशर डेवलप करता है जी, जिसकी वजह से वेपर प्रेशर लिक्विड का क्या हो जाता है? इंक्रीज हो जाता है। और हीट क्योंकि प्रिजर्व रही, इसलिए बॉइलिंग पॉइंट भी नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट से इंक्रीज हो जाता है। ज्यादा अमाउंट मिलता है फूड को हीट की फॉर्म में, इसलिए फूड जल्दी पक जाता है। फूड को पकने के लिए असल में फूड को गलाना होता है जी। तो जितने ज्यादा हीट होगी उतनी जल्दी फूड गलेगा और उतने ही जल्दी फूड पकेगा। तो प्रेशर कुकर इस तरह से फूड को पकने में मदद देता है। तो ये अगली सवाल यहाँ पे लिखा हुआ है जी कि वाई प्रेशर कुकर इज यूज फॉर कुकिंग फूड इन माउंटेनियस रीजन। तो माउंटेनियस रीजन के अंदर प्रेशर कुकर को इस्तेमाल करना लाजिम हो जाता है जी। उसकी वजह क्या है जी? तो उसकी वजह क्या है जी? उसकी वजह भी आपने पीछे पढ़ चुके जी कि प्रेशर कुकर के अंदर ये अपना इंटरनल प्रेशर को डेवलप करता है जी, और उसकी वजह क्या होती है जी कि ये स्टीम को निकलने नहीं देता, और उसकी वजह से वेपर प्रेशर इंक्रीज हो जाता है।
और बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ जाता है जी। और माउंटेनियस रीजन के अंदर आप जानते हैं जी कि बॉइलिंग पॉइंट वाटर का वैसे ही कम हो गया जी। तो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कम होने की वजह से जी फूड बहुत देर में पकेगा। तो इसलिए आपने फूड जल्दी पकाना होता है, उसके लिए आप प्रेशर कुकर को इस्तेमाल करते हैं जी, जो आपके खाने को जल्दी तैयार होने में मदद देता है। ये अगला सवाल आपके सामने है जी, और लिखा हुआ है जी, वाई ग्लिसरीन इज डिस्टिल्ड अंडर रिड्यूस प्रेशर। तो ग्लिसरीन जो है जी, ये आपका लिक्विड है जी, और इस लिक्विड के साथ जो सबसे बड़ा मसला है वो ये मसला है जी कि ये अपने, इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो है 290 डिग्री सेंटीग्रेड, और ये अपने बॉइलिंग पॉइंट से पहले ही क्या हो जाता है, डिकम्पोज हो जाता है जी। तो इसको डिस्टिल करने के लिए प्रेशर को रिड्यूस करना पड़ता है जी। तो यहाँ पर इसका जवाब लिखा हुआ है जी, इसको हम देखते हैं जी। तो यहाँ लिखा हुआ है ग्लिसरीन डिसोसिएट बिफोर इट्स बॉइलिंग पॉइंट। तो बॉइलिंग पॉइंट ग्लिसरीन का 290 डिग्री सेंटीग्रेड है। अगर आप इसको हीट करें तो हीट 290 डिग्री सेंटीग्रेड से पहले ही ये टूट जाएगा। देखिए जब ये टूट जाएगा तो इसका मतलब ये है कि ये वेपर में कन्वर्ट नहीं होगा, इसकी डिकम्पोजिशन हो जाएगी, कुछ डिफरेंट प्रोडक्ट्स मिल जाएंगे। लेकिन आप इसको प्योरीफाई करना चाह रहे हैं, तो इसको प्योरीफाई करने के लिए आपने क्या करना पड़ता है, इसके बॉइलिंग पॉइंट को डिक्रीज करना पड़ता है। और आप ये जानते हैं कि बॉइलिंग पॉइंट का जो डायरेक्ट रिलेशन है वो किससे है जी, एक्सटर्नल एटमॉस्फेरिक प्रेशर से है जी। तो जब आप इसको प्योरीफाई करना चाहते हैं डिस्टिलेशन के प्रोसेस के थ्रू, तो आप प्रेशर को रिड्यूस करते हैं, और प्रेशर को रिड्यूस करते हैं ताकि, और ग्लिसरीन को 210 डिग्री सेंटीग्रेड पे बॉईल कर लेते हैं। फिनोमेना ये होता है जी कि लिक्विड को वेपर के अंदर कन्वर्ट करते हैं, और वेपर के अंदर कन्वर्ट करने के बाद उस वेपर को दोबारा से लिक्विड के अंदर कन्वर्ट कर लेते हैं। तो इम्प्योरिटीज वेपर के अंदर कन्वर्ट नहीं होती, और इस तरह लिक्विड को उसके वेपर के अंदर कन्वर्ट करके और उस वेपर को कंडेंस करके दोबारा से लिक्विड हासिल करते हैं, और इस फिनोमेना को आप डिस्टिलेशन कहते हैं जी। तो यहाँ पर ग्लिसरीन की डिस्टिलेशन लो बॉइलिंग पॉइंट पे करवाई जाती है, और लो बॉइलिंग पॉइंट को अटेन करने के लिए आप प्रेशर को रिड्यूस करते हैं। तो इस टेम्परेचर पे यानी 210 डिग्री सेंटीग्रेड पे ये ग्लिसरीन बगैर डिकम्पोज हुए वेपर में कन्वर्ट हो जाता है और प्योरीफाइड हो जाता है। डिफरेंस है कोहेसिव फोर्सेस और एडेसिव फोर्सेस के दरमियान, जो आपने लेक्चर के शुरू में स्टडी की थी जी। यहाँ पे लिखा हुआ है जी, द फोर्स क्रिएटेड बिटवीन मॉलिक्यूल्स ड्यू टू इंटर अट्रैक्शन बिटवीन देम, इसको कोहेसिव फोर्सेस कहते हैं। और वो फोर्सेस जो कि मॉलिक्यूल्स और वॉल्स ऑफ कंटेनर के दरमियान होती हैं जी, उसको एडेसिव फोर्सेस कहते हैं। अगर कोहेसिव फोर्सेस मौजूद होंगी तो मिनिस्कस हमेशा कॉन्वेक्स बनेगा, और अगर एडेसिव फोर्सेस मौजूद होंगी तो मिनिस्कस हमेशा कॉनकेव बनेगा। कॉनकेव का मतलब डाउनवर्ड होता है जो आपको यहाँ पे नजर आ रहा है, और कॉन्वेक्स का मतलब अपवर्ड होता है जो आपको नजर आ रहा है। कॉन्वेक्स सिर्फ और सिर्फ मरकरी के अंदर होता है, और कॉनकेव बाकी तमाम की तमाम लिक्विड के अंदर होता है। यानी मरकरी के अंदर कोहेसिव फोर्सेस बहुत ज्यादा होती हैं, एडेसिव फोर्सेस ना होने के बराबर होती हैं, जबकि बाकी तमाम लिक्विड के अंदर एडेसिव फोर्सेस और कोहेसिव फोर्सेस दोनों होती हैं, और एडेसिव फोर्सेस का अच्छा खासा रोल होता है। तो ये तो आज का टॉपिक था, और आज के इस थ्योरेटिकल टॉपिक के अंदर आपने लिक्विड स्टेट ऑफ मैटर को डिस्कस किया। शुरू में हमने जनरल प्रॉपर्टीज को डिस्कस किया, उसके बाद फिर हमने स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज को डिस्कस किया, और बहुत सारे रीजंस आज के लेक्चर के अंदर आए। इम्तिहान में सवाल इसके किस तरह से आए हैं, आइए देखते हैं। तो ये पहला सवाल आपके सामने है, और ये कुछ रीजंस हैं जिसको हम डिस्कस करने जाएंगे, जिसके जवाब आपके सामने होंगे जी। तो लिखा हुआ है, वाटर फॉर्म्स कॉनकेव मिनिस्कस वाइल मरकरी फॉर्म कॉन्वेक्स मिनिस्कस। तो ये तो आपके लेक्चर के अंदर भी डिस्कस हुआ, तो ये इसका जवाब है जी, कि मरकरी के अंदर कोहेसिव फोर्सेस बहुत ज्यादा होती हैं और एडेसिव फोर्सेस ना होने के बराबर होती हैं। इसलिए मरकरी के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो वॉल्स के साथ अटैच नहीं होते, वॉल्स के और उनके दरमियान रिपल्जन होता है, इसलिए मरकरी का जो मिनिस्कस है वो कॉन्वेक्स बनता है। दूसरा सवाल यहाँ पे लिखा हुआ है जी, सरफेस टेंशन ऑफ वाटर इज ग्रेटर देन इथाइल अल्कोहल। तो सरफेस टेंशन वाटर की इथाइल अल्कोहल से क्यों ज्यादा होती है, तो देखिए इसका जवाब आप देख लीजिएगा जी। उसका जवाब ये है जी कि वाटर के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, इथाइल अल्कोहल के अंदर जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है वो वाटर के मुकाबले में कम होती है। यहाँ पे लिखा हुआ है जी, द हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन वाटर मॉलिक्यूल्स इज ग्रेटर देन इथाइल अल्कोहल। यानी हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो दोनों के अंदर होती है, लेकिन वाटर के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग ये इथाइल अल्कोहल से ज्यादा होती है। और ये जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है ये सेकेंडरी फोर्स है जी, जो चैप्टर नंबर 4 के अंदर आप डिटेल के अंदर डिस्कस करेंगे जी। तो इस सेकेंडरी फोर्स की वजह से इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाती है, और आप ये जानते हैं जी जब इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाएंगी तो सरफेस टेंशन भी बढ़ जाएगी और विस्कोसिटी भी बढ़ जाएगी।
यहाँ पे लिखा हुआ है अ लिक्विड इज लेस विस्कोस एट हाई टेम्परेचर जी। तो लिक्विड हाई टेम्परेचर पर लेस विस्कोस इसलिए होता है जी कि जब टेम्परेचर को आप बढ़ाएंगे तो मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, और मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी के बढ़ने की वजह से इंट्रामोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाएंगी, और इंट्रामोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के कम होने की वजह से लिक्विड की विस्कोसिटी कम हो जाएगी। ये दूसरा सवाल आपके सामने है और यहाँ पर भी कुछ साइंटिफिक रीजंस है, और यहाँ पे लिखा हुआ है प्रेशर कुकर इज यूज फॉर रैपिड कुकिंग। तो इसका जवाब हमने पीछे डिस्कस किया। उसकी वजह क्या है जी कि प्रेशर कुकर अपना इंटरनल प्रेशर डेवलप करता है स्टीम को प्रिजर्व करके, और उसकी वजह से बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है और फूड जल्दी पक जाता है। दूसरा सवाल लिखा हुआ है इथाइल अल्कोहल हैज ग्रेटर विस्कोसिटी देन डाई इथाइल ईथर। देखिए ये भी वही वाटर जैसा सवाल आ गया, तो इसमें की वजह भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो अल्कोहल के अंदर होती है वो ईथर्स के मुकाबले में ज्यादा स्ट्रांग होती है, और हाइड्रोजन बॉन्डिंग अगर ज्यादा होगी तो विस्कोसिटी ज्यादा होगी, सरफेस टेंशन ज्यादा होगी। यहाँ लिखा हुआ है जी एवोपरेशन इज कूलिंग प्रोसेस। तो एवोपरेशन को कूलिंग प्रोसेस क्यों कहते हैं जी? तो इसका जवाब आपके सामने है जी, और यहाँ पे लिखा हुआ है जी कि जब आप लिक्विड को हीट करेंगे तो लिक्विड को हीट करने के नतीजे में वो मॉलिक्यूल्स जिनकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी, देखिए लिक्विड, इस बात का ख्याल रखिएगा जी कि जो लिक्विड के अंदर, लिक्विड के सैंपल के अंदर जो मॉलिक्यूल्स मौजूद हैं उन सब की काइनेटिक एनर्जी एक जैसी नहीं होती। कुछ मॉलिक्यूल ऐसे होते हैं जिनकी काइनेटिक एनर्जी बहुत कम होती है और उनको बॉयल होने के लिए बहुत ज्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, लेकिन कुछ मॉलिक्यूल ऐसे होते हैं जिनकी एनर्जी बहुत ज्यादा होती है और उनके को थोड़ी सी एनर्जी चाहिए होती है कि वो बॉयल हो जाते हैं और लिक्विड की सरफेस को क्या कर देते हैं, लीव कर देते हैं जी। तो यही वो बात लिखी हुई है जी कि व्हेन लिक्विड इज हीटेड, वो मॉलिक्यूल जिनकी काइनेटिक एनर्जी बहुत ज्यादा होगी वो क्या करेंगे, वो लिक्विड की सरफेस को लीव कर देंगे। यानी एवोपरेशन पर वो मॉलिक्यूल जिनकी काइनेटिक एनर्जी बहुत ज्यादा है वो जब लिक्विड की सरफेस को लीव करेंगे जी, तो आप ये जानते हैं जी कि काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर है। तो जब ज्यादा एनर्जी वाले मॉलिक्यूल्स लिक्विड की सरफेस को छोड़ गए तो बाकी रह जाने वाले लिक्विड की एवरेज काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, और एवरेज काइनेटिक एनर्जी के डिक्रीज होने की वजह से टेम्परेचर भी डिक्रीज होगा। लेकिन ये जो डिक्रीज होगा ये डेसिमल पॉइंट्स के अंदर होगा, लेकिन क्योंकि टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है और टेम्परेचर का डिक्रीज होना कूलिंग कहलाता है और टेम्परेचर का बढ़ना हीटिंग कहलाता है जी। तो एवोपरेशन की वजह से लिक्विड का टेम्परेचर डिक्रीज हुआ, इसलिए एवोपरेशन कूलिंग प्रोसेस कहलाता है। लेकिन देखिए इसका हरगिज मतलब नहीं है कि टेम्परेचर 100 डिग्री सेंटीग्रेड से कम होके 30 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाएगा, ये 99 भी नहीं होगा। ये जो गिरता है ये डेसिमल पॉइंट के अंदर गिरता है, ये 99.3 हो जाएगा, 99.5 हो जाएगा या 99.8 हो जाएगा। तो क्योंकि 100 से ये जरा सा नीचे आया और टेम्परेचर के डिक्रीमेंट को कूलिंग कहते हैं, इसलिए एवोपरेशन कूलिंग प्रोसेस कहलाता है। ये तीसरा सवाल आपके सामने है और यहाँ पे लिखा हुआ है जी कि विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड पे एक तफसीली नोट लिखें जी। तो हमने विस्कोसिटी की डेफिनेशन को बताया, विस्कोसिटी के सिंबल को बताया, आपने इसको एक्सप्लेन किया, एक्सप्लेन करने के बाद इसकी यूनिट्स दी, उसके बाद फिर आपने उन फैक्टर्स को डिस्कस किया जिसपे विस्कोसिटी डिपेंड करती है जी। तो ये आपका सवाल यहाँ पे मुकम्मल हुआ जी। ये चौथा सवाल आपके सामने है और यहाँ पे लिखा हुआ है जी कि सरफेस टेंशन को डिस्कस कीजिए। तो सरफेस टेंशन की डेफिनेशन दी, सरफेस टेंशन के सिंबल को हमने एक्सप्रेस किया, सरफेस टेंशन को हमने एक्सप्लेन किया, उसके यूनिट को मेंशन किया, और उसके बाद वो फैक्टर जिन पर सरफेस टेंशन डिपेंड करती है उनके बारे में आपने लिखा। ये पांचवा सवाल आपके सामने है जी, और डेफिनेशन आई है जी कि लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन को डिफाइन कीजिए और लेटेंट हीट ऑफ वेपोरेशन को डिफाइन कीजिए। तो इम्तिहान में ये डेफिनेशन भी आई हुई है, तो इन डेफिनेशन को भी आप देख लें जी। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या होती है जी? द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 1 ग्राम सॉलिड इनटू लिक्विड एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट। यानी 1 ग्राम सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए जो हीट रिक्वायर्ड होगी, जिसके बाद सॉलिड मेल्ट हो जाएगा लिक्विड के अंदर, ये हीट लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कहलाती है। और लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन क्या कहलाती है जी? कि 1 ग्राम लिक्विड को वेपर में कन्वर्ट करने के लिए, और जब लिक्विड वेपर में कन्वर्ट होता है तो ये अपने बॉइलिंग पॉइंट पे होता है जी। तो जो हीट 1 ग्राम लिक्विड को वेपर में कन्वर्ट करने के लिए रिक्वायर्ड है बॉइलिंग पॉइंट पर,
वो लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन कहलाती है। और 1 ग्राम सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए उसके मेल्टिंग पॉइंट पर जो हीट रिक्वायर्ड है उसको लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कहते हैं। तो ये जो छोटे छोटे से टॉपिक थे जी, इनकी डेफिनेशन भी अब आपके सामने मौजूद है। तो ये आज का लेक्चर था जी, और आज के लेक्चर के अंदर आपने लिक्विड स्टेट ऑफ मैटर को तफसीलन स्टडी किया। विस्कोसिटी, सरफेस टेंशन, कैपिलरी एक्शन, वेपर प्रेशर, बॉइलिंग पॉइंट, इनको आपने स्टडी किया और इनसे रिलेटेड रीजंस को आपने डिस्कस किया। इंशाअल्लाह ताला जो अगला लेक्चर है हमारा, जो इस चैप्टर का लेक्चर नंबर 8 है, उसके अंदर हम सॉलिड स्टेट ऑफ मैटर को स्टार्ट करेंगे जी। ये 3 स्टेट ऑफ मैटर है, उनमें से 2 स्टेट्स को हमने पढ़ा, गैसियस स्टेट ऑफ मैटर को पढ़ा और लिक्विड स्टेट ऑफ मैटर को पढ़ा। तो तीसरी जो स्टेट है उसको सॉलिड स्टेट कहते हैं जी। तो सॉलिड स्टेट ऑफ मैटर को हम स्टडी करेंगे और इसके अंदर हम क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड्स को देखेंगे। तो इंशाअल्लाह ताला आपसे लेक्चर नंबर 8 के अंदर मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम।